नमस्कार दोस्तों, स्किल टेक परिवार में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच एक और सेशन लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले भी हमने इस टाइप का सेशन करवाया है। जो भी बच्चे नए होंगे, अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो जाकर अवश्य उसको देखेंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं सब एथेंटिक और फुल प्रूफ आंसर की से प्रमाणित मिलेंगे। तो इस सेशन को जो मैं करवा रहा हूँ, इसमें जो बिहार स्टेट के बच्चे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा, और साथ ही साथ जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनमें जो सीडीपी आती है, प्राइमरी में 30 क्वेश्चन आता है और प्लस जूनियर में भी 30 क्वेश्चन आता है। तो यानी 60 प्रश्न आपके सीटेट के लिए यूजफुल होंगे और 30 प्रश्न आपके बिहार स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है। और यूपी टेट में भी प्राइमरी और जूनियर को मिला के लगभग 60 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से मिलते ही मिलते हैं। वहाँ पे आपको सीडीपी के नाम से जाना जाता है, बट जो प्रश्नों का लेवल है बिहार स्टेट का या सीटेट का या यूपी टेट का, थोड़ा इसमें आसान पूछता है बिहार स्टेट में। यूपी टेट में थोड़ा फैक्ट ज़्यादा रहते हैं और सीटेट में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। बट जो मैं करवा रहा हूँ इसमें जो आसान प्रश्न बनेंगे सीटेट के, वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। फिर जब जैसे एग्ज़ाम और करीब आएगा तो सीटेट का हम सेशन लेकर और अच्छे से आपको करवाएंगे। तब तक आप सभी लोग आसान प्रश्नों के लिए इस सेशन को देखते रहिए। और इसमें कुछ अच्छे लेवल के भी प्रश्न हैं जो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। बहुत से प्रश्न बहुत आसान होते हैं, जैसे आपको 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो गया है तो आसान प्रश्न, लेकिन आप उसमें गलती करने की संभावना हो जाती है कभी-कभी। तो इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। जैसे कि केबीसी में अभी एक बच्चा हाल ही में इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि उसने बिना ऑप्शंस के ही बहुत से प्रश्नों को सही बताया, लेकिन लास्ट का एक प्रश्न उसने जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में गलत कर दिया और वह बाहर हो गए। इसलिए आप चीज़ों को ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि जो 30 प्रश्न आते हैं तो 20-21 सभी कर ले जाएंगे। आपको लड़ाई लड़नी है 8-9 प्रश्नों की, तो उसके लिए आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि 15-20 तो सभी कर ले जाते हैं। जितने भी 1 to 5 के बच्चे हैं उनके लिए भी यूजफुल है। 6 to 8 जो सीटेट देंगे उनके लिए, और बिहार स्टेट जितने भी लोग 9 से 12th वाले देने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए हमने 1 to 12th के क्लास के लिए सभी के लिए एक बेहतरीन सेशन स्टार्ट किया है। आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़िए और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जिससे कि आपके दिमाग में चीज़ें सेट होती चली जाएँ। मैं यहाँ पर आपको एमसीक्यू कैसे सॉल्व किया जाता है उसको भी बताता रहता हूँ, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक कला है, एक स्किल है, और वह आपको स्किल टेक चैनल पर मिलता रहेगा, हमेशा मिलता रहेगा। यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्ज़ाम हॉल में। आप इसको पेपर दे के निकलेंगे तो एहसास करेंगे। आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए आप अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है, अच्छे छात्र वे होते हैं। अच्छे छात्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो अच्छे छात्र कौन से होते हैं? जो हमेशा सीखना चाहते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है जो हमेशा अच्छा परिणाम चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा जो हमेशा सीखना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर 1। जो छात्र हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं, यह भी ऑप्शन आपको कन्फ्यूजन करवा सकता है, बट ज़्यादा सही यही है इसमें। जो हमेशा अच्छा परिणाम चाहते हैं, यह भी ठीक लग रहा होगा आपको, बट यह सही नहीं है, क्योंकि सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है जो हमेशा सीखना चाहते हैं, वही अच्छे छात्र होते हैं। अब इसमें है तो बहुत आसान प्रश्न, बट आपको कन्फ्यूजन के चक्कर में आप इन दोनों में फंस जाएंगे। तो इन दोनों में फंस तभी आप नहीं फंसेंगे जब आप एमसीक्यू सॉल्व किए रहेंगे। और सीटेट में अक्सर ऐसे प्रकार के प्रश्न आते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर पढ़िए। जितना भी चीज़ आपको करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि आपको वह कभी भी
ऐसा कंटेंट करवाया जाएगा जो आपके एग्जाम हॉल में नहीं आता है। जितना यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर यूजफुल नहीं रहेगा तो मैं उस चीज़ को यहाँ पर जिक्र ही नहीं करता हूँ। जितने भी वीडियो अभी तक हमने बनाए हैं, आप सभी लोग चेक कर लीजिएगा जाकर। जैसे कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन आता है, तो 5 ऑप्शन का ही आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, 4 ऑप्शन वाला कभी नहीं करवाएंगे, आप देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इस है तो प्रश्न आसान, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन के चक्कर में आप इसको भी मार सकते हैं, इसको भी मार सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 है इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठंडे दिमाग से सोचिएगा, या फिर मेरे सॉल्व करने से पहले आप किसी प्रश्न पे आजमा लीजिएगा, जो आपको 2-3 ऑप्शन बहुत करीब लग रहे होंगे कि कैसे आप चीज़ों को सोचते समझते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न था थोड़ा टाइम ज़्यादा मैंने ले लिया, तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे, आगे चीज़ों को हम अच्छे से कवर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है शिक्षार्थी की, शिक्षक की, व्यक्ति की, जीवित प्राणी की। अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, किसकी प्राकृतिक क्रिया है? शिक्षार्थी की है, शिक्षक की है, व्यक्ति की है, या जीवित प्राणी की है? तो जीवित प्राणी की है, क्योंकि जीवित प्राणी में आपका व्यक्ति भी आ जाएगा, लॉजिक देखिए, शिक्षक भी आ जाएगा और ये शिक्षार्थी भी इसमें इंक्लूड है। तो आपको ऑप्शन नंबर 4 पर ही टिक करना है। इन तीनों में से कोई एक टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही बारीकियां आपको प्रश्न को करते समय सीखना है। यह तभी आप सीख पाएंगे, कितनों आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप एमसीक्यू नहीं सॉल्व करेंगे। आपको जैसे कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहे हैं, तो उसके पैरेलल आपको एमसीक्यू भी लगाना है। देखिए, यदि आप एमसीक्यू पढ़ रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करेंगे? क्योंकि कॉन्सेप्ट में थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो एमसीक्यू में जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही हैं, उसको कॉन्सेप्ट में आप क्लियर कर लीजिए जाके। और कॉन्सेप्ट आपको, अगर आपने अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो उसको एमसीक्यू के माध्यम से एक 50-60 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो कंप्रिहेंसिव हो, जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं एमसीक्यू के, उतना आप एक बार देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। ऐसे करेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन बन जाएगी। और जब आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, तब आप ओवरऑल कर लीजिए, जैसे ख़त्म होता जाएगा चैप्टर वाइज। और यहाँ अगर आपको मिक्स पूरा ओवरऑल लगा रहे हैं, तो ओवरऑल लगाना ही फ़ायदा रहता है इसमें, मिक्स वाले में, क्योंकि इससे आप पूरा, आपका दिमाग अच्छे से चलता है। देखिए कैसे इसमें आप कन्फ्यूजन आपको हो सकता है बहुत से बच्चों को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक है उच्च स्तरीय सोच, ध्यान, स्मृति, ये सभी। अधिगम प्रक्रिया का अंतःक्रिया घटक पूछ रहा है इसमें, तो स्मृति भी अंतःक्रिया का घटक है, ध्यान भी है, उच्च स्तरीय सोच भी है। तो उपरोक्त में से सभी इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जब आप अधिगम करते हैं, तो आप उच्च स्तरीय सोच रखते हैं, या आपका उच्च स्तरीय सोच विकसित होता है, और ध्यान भी आपको रहता है क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, स्मृति में भी चीज़ें अच्छे से व्यवस्थित होती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके पीछे यही लॉजिक है जो मैंने बताया है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है सूचना, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन। तो आपको इस लेवल पर तैयार होना है कि आप चीज़ों को, प्रश्नों को पढ़ के, ऑप्शन को एक बार पढ़ के, चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आंसर निकलना चाहिए आपके दिमाग से। कि संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण कौन है? सूचना। सूचना आपको मिलेगी, तब आपको उसका विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर सूचना मिलेगी, समझेंगे, विश्लेषण करेंगे, फिर मूल्यांकन होगा लास्ट में। तो प्रथम चरण आपको सूचना है। यहाँ तो क्रम से दे दिया है, तो आप ऐसे पकड़ ले गए, लेकिन वैसे भी आपको याद रखना है। कभी कभी ऑर्डर में क्रम लिख के दे देता है, फिर वहाँ कन्फ्यूजन होने लगता है घटते क्रम या बढ़ते क्रम में। अनुदेशात्मक उद्देश्य है विशिष्ट, मापन योग्य, क्रिया केंद्रित, ये सभी। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य है,
तो अनुदेशात्मक उद्देश्य में सभी आते हैं। सभी में क्रिया केंद्रित भी है, मापन योग्य भी है, विशिष्ट भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत हुई हार्वर्ड विश्वविद्यालय से, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से, शिकागो विश्वविद्यालय से, तीसरा ऑप्शन दिया गया है एल विश्वविद्यालय से। तो ब्लूम के वर्गीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो एल, शिकागो, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा शिकागो विश्वविद्यालय से। शिकागो। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत 1905 में हुआ था। शिकागो विश्वविद्यालय 1950 में हुआ था। 1950 में शुरुआत किए थे इन्होंने। और इन्होंने इस क्षेत्र में संज्ञानात्मक, मनोगत्यात्मक, भावात्मक ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया। और साथ ही साथ इन्होंने ग्रहण करना, प्रतिक्रिया देना, मूल्यांकन करना, व्यवस्थापन करना, विशेषताओं को भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया था। तो ब्लूम टैक्सोनॉमी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी को ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहीं कहीं लिख किया जाता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी। आप लोग इस वर्ड को याद रखेंगे, नहीं तो फिर आता हुआ प्रश्न आप गलत कर जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया, शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता है क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया, समकक्ष सहयोग, उपरोक्त सभी। शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता है क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया, समकक्ष सहयोग, उपरोक्त सभी। समकक्ष सहयोग में साथी एक दूसरे के साथ सीखते हैं। अन्योन्य क्रिया भी जरूरी होती है क्योंकि पाठ्यक्रम के साथ दूसरे प्रकार की भी क्रियाएं जरूरी होती हैं। क्रिया केंद्रित में जो काम किया जा रहा है उसको व्यवस्थित तरीके से किया जाए और उसको ध्यान में रख के किया जाए। इसलिए इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, आगमन विधि प्रोत्साहित करती है छात्र भागीदारी, रुचि, करके सीखो, उपरोक्त सभी। तो आगमन विधि किस चीज को प्रोत्साहित करती है? छात्र की भागीदारी को करती है, रुचि को करती है, करके सीखो भी करती है। तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी यहाँ करेक्ट दिया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। तो रोल प्ले मेथड्स आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, क्या चीज़ नहीं होता है। रोल प्ले में जैसे नाटक मंच जो होता है उसको आप रोल प्ले कह सकते हैं, या कोई चीज़ आप सीख रहे हो जिस कॉन्टेक्स्ट में है उस कॉन्टेक्स्ट में जाकर आपको सीखना। जैसे केमिस्ट्री में आप रोल प्ले विधि के द्वारा सीखते हैं। साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी में जैसे आपने किसी क्षेत्र पर में पढ़ा और उसको भ्रमण कर लिया या वहाँ चले गए तो वह भी रोल प्ले के अंतर्गत ही आता है। तो ध्यान केंद्रण का अभाव होता है, कमजोरी पूछ रहा है इसमें, यानी निगेटिव पॉइंट पूछ रहा है। तो नीरस विधि है, अधिगम प्रक्रिया धीमी की गति धीमी होती है, समय का क्षय होता है। दोस्तों रोल प्ले विधि जो होती है इसमें आप देखेंगे कि आपके समय की जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम एक्सपेंड हो जाता है। तो यही इसकी एक लैक होती है, कमी होती है। ध्यान केंद्रण का अभाव नहीं होता है क्योंकि इसमें ध्यान अच्छे से लगता है। नीरस विधि नहीं है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी होती है, नहीं इसमें तेज होती है क्योंकि सीखना बहुत तेजी से होता है। बट इसमें निगेटिव पॉइंट पूछा था इसमें, तो इसलिए इसका निगेटिव पॉइंट है समय का क्षय होता है। काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन वाला प्रोसेस होता है रोल प्ले विधि। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, 5E अनुदेशात्मक मॉडल के लिए विकसित किया गया था। 5E अनुदेशात्मक मॉडल के लिए विकसित किया गया था। तो व्यवहारवाद के लिए विकसित किया गया था, रचनात्मकतावाद के लिए विकसित, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन के लिए विकसित किया गया था, या प्रगतिवाद के लिए विकसित किया गया था। तो वैसे तो दोस्तों इस प्रश्न में रचनात्मकतावाद के लिए किया गया था, बट आपको 5E का अनुदेशन मॉडल हम बता देते हैं। इसमें 5 प्रकार की ई के बारे में जिक्र किया गया है। पहला ई, दूसरा, तीसरा ई, चौथा ई एंड पांचवा ई। तो पहले ई में जो बात की गई है, पहले ई में जो बात की गई है इसमें
उसमें बोला गया इंगेज, ENGAGE। फिर एक्सप्लोर, एक्सप्लोर। फिर एक्सप्लेन, फिर इलेबोरेट, फिर उसके बाद E5 का मतलब होता है इवैल्यूएशन, या इसको इवैल्यूएट भी बोलते हैं। इवैल्यूएट, इवैल्यूएशन हटा दीजिए, इवैल्यूएट कर दीजिए। ई वै ठीक है। अब इसका हिंदी भी आपको लिख के बता देते हैं, बट आपको इंग्लिश ही याद करना है, क्योंकि आपको हिंदी इसमें नहीं याद करना है। जैसे देखिए, इस प्रश्न का जो आपको 5E बताए हैं, उसका मतलब क्या होता है। इसमें संलग्न होना, इंगेज का मतलब होता है संलग्न होना, और साथ ही साथ एक्सप्लोर का मतलब होता है अन्वेषण, और एक्सप्लेन का जो हिंदी मीनिंग होता है व्याख्या, तो व्याख्या करना। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत, विस्तृत। और इवैल्यूएट का मतलब होता है मूल्यांकन। ये 5E है, तो 5E का जो उपयोग किया गया था, सीधे आप मीनिंग पता होगा तो आप कर ले जाएंगे, वो क्या करना है क्या नहीं करना वो इससे पता लग जाता है, वर्ड से ही पता लग जाता है। देखिए, ये 5E आपके इस प्रकार दिए गए थे 5E अनुदेशात्मक मॉडल में। तो जहाँ व्याख्या की जरूरत है, जहाँ मुझे लगता है कि आपको नई चीजें जानना चाहिए, वहाँ मैं बताऊंगा। हर प्रश्न में व्याख्या आप एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे कभी भी किसी टीचर से पढ़ते हुए, क्योंकि हर चीजें एक ही जगह आपको नहीं करवाई जा सकती। एक टाइम टेकन प्रोसेस होता है, इसलिए टीचर एक ड्राइवर है, तो ड्राइवर पे आप विश्वास करके चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि बार बार आपको टोका टिप टिक ही अपने दिमाग में ये नहीं रखना है कि आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे या नहीं पढ़ा पाएंगे, या अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कहाँ कितना क्या करना है वो आप हम पर छोड़ दीजिए। बस आप चीज़ों को अच्छे से समझिए और उसको दिमाग में सेट करिए। और हाँ, दिमाग में नहीं सेट करना है तो आप एक से अधिक बार पढ़ने की आदत डालिए, तब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएंगी। यदि आपको एक ही बार पढ़ना है तो आपको थोड़ा टाइम टेक प्रोसेस से ही पढ़ना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पाठ्य योजना निर्धारित करती है अधिगम उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य, प्रबंधक निकाय का उद्देश्य। तो पाठ्य योजना क्या निर्धारित करती है, तो अधिगम का उद्देश्य निर्धारित करेगी ना पाठ्य योजना। अब इसमें क्या व्याख्या आपको करें, इसमें कोई व्याख्या नहीं करना है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड प्रश्न है। पाठ्य योजना के बारे में आपने पढ़ा है, थोड़ी बहुत आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना आता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। पाठ्य योजना विद्यालय का उद्देश्य नहीं करती है, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य कोई मतलब नहीं, प्रबंधन निकाय का उद्देश्य कोई मतलब नहीं, पाठ्य योजना अधिगम का उद्देश्य निर्धारित करता है। इसी पे बहुत से प्रश्न बनते हैं बच्चों के, शिक्षक से, अभिभावक से लेकर पाठ्य योजना के बारे में। तो आपको एक कॉमन सेंस के प्रश्न है, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं रहती है, एक प्रश्न करते करते आप सीख जाएंगे। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, पूछ रहा है इसमें, शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, छात्रों की क्षमता का विकास करना, छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है इसमें पूछा जा रहा है, तो शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, यह ठीक लिखा है, क्योंकि शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण विधि आई थी। छात्रों की क्षमता का विकास करना कोई मतलब नहीं, छात्रों के पृष्ठ पोषण कौशल का विकास करना इसका भी कोई मतलब नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं तो होगा ही नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन पहले से ऑलरेडी इसमें सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऑप्शंस का अच्छे से एनालिसिस देंगे और प्रश्न का अच्छे से एनालिसिस देंगे। प्रश्न से कुछ अगर चीज़ें बताने वाली रहेंगी तो उसको भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, और ऑप्शंस में अगर एक दो ऑप्शंस मुझे लगते हैं इसको अच्छे से बता देना चाहिए, ये ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में,
तो उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को निश्चिंत रहिए कि व्याख्या आपको कम करवाई जाती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुदेशन प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर, प्रार्थना स्थल पर, सर्वत्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए इस प्रश्न में भी कंफ्यूजन आपका हो सकता है। अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन, तो कक्षा के अंदर दिया गया है, प्रार्थना स्थल पर और सर्वत्र। तो प्रार्थना स्थल पर भी बहुत लोग इसको मार सकते हैं टिक, बट कक्षा के अंदर अनुदेशन करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। अंकन प्रक्रिया है, अंकन अर्थापन प्रक्रिया है, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विश्लेषण की प्रक्रिया में अंकन प्रक्रिया भी शामिल होती है और अंकन अर्थापन प्रक्रिया भी शामिल होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसमें करेक्ट दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है, अनुशासन का उदाहरण है, नियम का उदाहरण है, उपरोक्त में से कोई नहीं इसका उदाहरण है। कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, किस चीज का उदाहरण है? तो कक्षा स्थापित करना कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है। कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में, अब जैसे इस प्रश्न में देखिए, कक्षा स्थापित करना, कक्षा स्थापित करने का मतलब कक्षा में क्या क्या होना चाहिए, बेंच होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए, और उसके साथ साथ बच्चों कैसे बैठेंगे, किस पंक्ति में सीट को हमें रखना है, कितना स्पेस देना है। तो यही कक्षा व्यवस्थापन की प्रक्रिया होती है। ब्लैक बोर्ड हमारा यहाँ रहेगा, टीचर की एंट्री यहाँ से होगी, एक गेट पीछे की तरफ भी होगा, बीच में एक बड़ा सा खिड़की होगा। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से हमें समझना होता है। जैसे यहाँ 3 खिड़की आप दे दो, इस प्रकार चीज़ें सेट होती हैं। तो यही कक्षा प्रबंधन ही आपका कक्षा स्थापित करने का उदाहरण है। आप इसमें अगर ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो भी आप गलत कर देंगे, इसलिए एमसीक्यू आप सॉल्व करिए। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपको परफेक्शन आता है। एक चीज़ और है, आप जितना पढ़ेंगे उतना आपको कन्फ्यूजन भी होता है कभी कभी। तो कन्फ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन ही नहीं हो रहा पढ़ने पर तो आप समझिए आपकी पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए समावेशी कक्षा में? अब समावेशी, समावेश का मतलब अगर आप समझते होंगे कक्षा में समावेशन का क्या मतलब होता है, तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, छात्रों की सांस्कृतिक विभिन्नता को नजरअंदाज करना, तो शिक्षक जो है नजरअंदाज कर ही नहीं सकता। समावेशी का मतलब सभी को समान रूप से देखना या सभी को समान रूप से व्यवहार करना, चाहे वो पिछड़ा बालक हो या वह बालक मंदबुद्धि वाला हो या तीव्र बुद्धि का बालक हो, कैसी किसी भी प्रकार का बालक हो, शिक्षक को समान रूप से उसको देखना ही पड़ेगा, वही समावेशन कहलाता है। संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा प्रदान करना, सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व प्रदान, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसमें सही है? सभी संस्कृति से संबंधित बच्चों को बढ़ावा देना। अब यहाँ संस्कृति से आ गया है, तो इसमें भी जैसे मैंने अभी मंदबुद्धि एक साइड दिखाया आपको कि मंदबुद्धि, प्रखर बुद्धि या फिर तीव्र बुद्धि के जो बालक होते हैं उनमें भी सामंजस्य समावेशी के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अगर विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चे आ रहे हैं, सांस्कृतिक विभिन्नता उनमें अंदर है, यहाँ वहाँ से उठाया गया है। अभी जो हमने बताया मंद और तीव्र और समान बुद्धि के बालक जो होते हैं, अगर उनके बारे में ऑप्शन बनाना चाहता तो वो अभी सेट हो जाता है। तो यहाँ संस्कृतियों से संबंधित है, तो सभी संस्कृति को समान एवं महत्व देना। देखिए ना, वही मैं कह रहा था ना, सभी को समान रूप से देखना, तो सभी संस्कृतियों से यहाँ संबंधित प्रश्न बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगर आप समावेशी के बारे में थोड़ा भी बहुत जानते हैं तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे और आपका 1 नंबर तैयार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है।
पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। प्रश्न को आप बारीकी से पढ़ें समझें। जितना जल्दी आप प्रश्न को पढ़ के समझ लेंगे उतना ही अच्छे से आप ऑप्शंस को छांटने में आप बहुत आगे निकलेंगे अन्य बच्चों से। शिक्षा के उद्देश्य विषय वस्तु की रचना और प्रस्तुतिकरण, अभिविन्यास संरचना और उपसभी। पाठ्यपुस्तक का मूल्यांकन निर्भर करता है शिक्षा के उद्देश्य का, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण का, अभिविन्यास एवं रचना का, उपसभी। तो अभिविन्यास एवं रचना यह ठीक है, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण यह भी ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य यह भी ठीक है। उपरोक्त में से सभी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ करेक्ट होगा इस प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया पुस्तकालय का उद्देश्य है ज्ञान और सूचना प्रदान करना, खेल प्रदान करना, एक और दो दोनों, उनमें से कोई नहीं। तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? अब पुस्तकालय वर्ड से ही आपको ज्ञान और सूचना प्रदान करना यह इसका उद्देश्य होता है। खेल आप करेंगे नहीं क्योंकि स्पोर्ट का अलग मैटर होता है, यहाँ इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रभावी शिक्षक हैं जो कक्षा पर नियंत्रण रखते हैं, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, जो छात्र को सीखने के लिए प्रेरित करता है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रभावी शिक्षक कौन हो सकते हैं? प्रभावी शिक्षक जो कक्षा पर नियंत्रण रखते हैं ये प्रभावी शिक्षक नहीं होते हैं। जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकते हैं यह भी नहीं है, क्योंकि सीमित अवधि में जानकारी प्रदान करने वाला शिक्षक ठीक नहीं होता है। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, देखिए कितना सकारात्मक लिखा गया है इसमें, ये पॉजिटिव सब कुछ इसमें है। जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो यही इस प्रश्न का राइट जवाब हो जाएगा। और ये सब जो दिए गए हैं ये सब निगेटिव पॉइंट आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 आपको मिल गया है। तो आप ऑप्शन नंबर 3 को टिक कर देंगे, गोला लगा देंगे। जैसे अगर आप ऑफलाइन सॉल्व कर रहे हैं तो गोला लगा देंगे, नहीं तो अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो इस पर आप माउस से टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो, छात्रों से सम्मान प्राप्त पाकर उच्च अधिकारियों से काफी करीब हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह, अब इसमें भी कंफ्यूजन वाला प्रश्न है, अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हो। अपने सहयोगियों से मतलब ये देखिए वर्ड ही गलत दिया, अपने सहयोगियों से। सहयोगी मतलब टीचर बिरादरी से थोड़ी ना अधिक योग्य होगा, वह तो यहाँ पूछना चाहिए था छात्रों से अधिक योग्य हो, तब यह कुछ ठीक होता। वैसे तो ये गलत है, सॉरी गलत है। छात्रों से सम्मान पाकर, छात्रों से सम्मान पाकर काफी ठीक लिखा गया है। उच्च अधिकारियों के काफी करीब हो, यह भी कोई मतलब नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा नहीं, क्योंकि छात्रों से सम्मान पाकर एक शिक्षक शिक्षण को आनंद ले सकता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया मूल्यांकन प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है। अब यहाँ आपको हम थोड़ी सी चीजें बताएंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं। मात्रात्मक पहला ऑप्शन दिया गया है, गुणात्मक दूसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से दोनों तीसरा ऑप्शन दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं चौथा ऑप्शन दिया गया। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया कैसी है? तो मूल्यांकन की प्रक्रिया मात्रात्मक भी होती है और गुणात्मक भी होती है, इसलिए उपरोक्त में से दोनों यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए एक होता है मापन, एक होता है मूल्यांकन। तो मापन में जो होता है यह मात्रात्मक होता है, यह मात्रात्मक प्लस गुणात्मक होता है, दोनों होता है। अब देखिए कैसे मात्रात्मक होता है, जैसे मापन आप करेंगे तो मापन करेंगे तो आप यहाँ लिख देंगे 75 नंबर मिला, ये आपका मापन हो गया। मूल्यांकन में क्या होता है, नंबर तो आप दिखाएंगे 75 है, बट आपको ये भी बताएंगे कि इस सब्जेक्ट में डिटेक्शन मिला है, यानी 100 नंबर में अगर आप 75 नंबर पाते हैं तो आपको डिटेक्शन दिया जाता है, नहीं विशेष योग्यता इसको बोलते हैं, विशेष योग्यता। यह आपका मूल्यांकन हो गया ओवरऑल, या बहुत गुड आपने लिख दिया वहां पर या एक्सीलेंट लिख दिया।
तो आपका यह क्या हो गया, मूल्यांकन की प्रक्रिया हो गई। और मापन में सिर्फ आप नंबर दे दिए, बस आपका वो मात्रात्मक हो गया। 100 में से जितना पाया है, 100 में से, तो वह उसका वही मात्रात्मक मापन हो जाता है। ये आपका एक सिंपल हमने समझाने की कोशिश किया है। आशा करते हैं आप सभी लोग समझ पाएंगे। इसको आप समझे रहिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको काम देने वाला है। सीटेट में भी देगा काम, बी स्टेट में भी देगा, बिहार स्टेट का जो एग्जाम हो रहा है, और यूपी टेट में भी आता है फैक्ट के रूप में। तो सीटेट में थोड़ा सा कंप्रेहेंसिव पूछेगा जब घुमा के, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, छोटे छोटे हैं, तो आप उसमें छांट ले जाएंगे आप प्रश्नों को या आंसर्स को उसमें जो दिए गए हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को व्यवस्थित कीजिए, छोटी छोटी जानकारियों को। जो फ्रेशर्स बच्चे हैं और जो पहले से चीज़ों को किए हैं, बस वो अपना रिवीजन करें और साथ ही साथ अपना प्रैक्टिस करें, और जो नई जानकारी हो उसको अपने दिमाग में सेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक का शिक्षण करना चाहिए? एक उत्तम शिक्षक है, न्यूनतम ढंग से किस स्तर का शिक्षण करना चाहिए? अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, मूल्यांकन स्तर। तो अवबोध स्तर तक शिक्षण करना सबसे बेहतर होता है। स्मृति चिंतन स्तर आप नहीं मारेंगे, क्योंकि चिंतन स्तर ये शिक्षण न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करने में शामिल नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ इस प्रश्न में देखिए, आप भी इसको सेट नहीं थे। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शिक्षण अनुभव, अभिभावक अनुभव, शिक्षक अनुभव, अधिगम अनुभव। शिक्षण में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शिक्षक, शिक्षण, शिक्षक, अधिगम, यह अभिभावक अनुभव शामिल नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है शिक्षण में, पठचर्या में, परीक्षण में, उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन भूमिका अदा करता है, किसमें अदा करता है? तो उपरोक्त सभी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। सब प्रश्नों को सही सेट नहीं किया गया है, चलिए कोई बात नहीं। आप जैसे मैं सेट कर रहा हूँ तो आप इस चीज़ को अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। पाठचर्या का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु, गतिविधि, छात्र, उपरोक्त सभी। तो पाठचर्या का सिद्धांत किस पर आधारित है? अब देखिए, पाठचर्या एक पहले भी अपने प्रश्नों को करवाया था, तो यहाँ भी दिया गया। तो यहाँ उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है, क्योंकि छात्र को भी ध्यान में रख के पाठचर्या बनाया जाता है, गतिविधि को भी ध्यान में रखा जाता है, विषय वस्तु को भी ध्यान में रखा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है। सॉरी, ये फिर रिपीट हो रहा है क्या? इसके बाद फिर ये प्रश्नों की संख्या आ गई है। नहीं नहीं, चलिए रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये प्रश्न लगा नहीं है। देखिए, प्रश्न यहाँ दिया गया है। शिक्षा बिना बोझ की संकल्पना किसके द्वारा दी गई? डी कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर मुदालियर। तो शिक्षा बिना बोझ के, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। एक केबीएस की जो वैकेंसी आती है उसमें भी एक बार पूछा था 2017 में एग्जाम में, आप जाके देख लीजिएगा। सॉरी, 2017 का एग्जाम, 17 का पेपर था, 2018 में एग्जाम हुआ था। तो उसमें ये पूछा था शिक्षा बिना बोझ की पुस्तक किसने लिखी है। बस यहाँ भी आ गया है कि शिक्षा बिना बोझ की संकल्पना किसके द्वारा दी गई। तो डीएस कोठारी महोदय ने दिया है, प्रोफेसर यशपाल महोदय ने दिया है, कि कस्तूरी रंगन ने जी ने दिया है, डॉक्टर मुदालिया ने दिया है। इस प्रश्न का राइट जवाब बनेगा प्रोफेसर यशपाल जी ने दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार पूछा जाता है समाजीकरण से, बस इसमें थोड़ा सा घुमा दिया गया है। उसमें पूछेगा प्राथमिक समाजीकरण कौन करवाता है, द्वितीयक समाजीकरण कौन है, ऐसे ऐसे करके प्रश्न पूछते हैं। लेकिन इसमें जो है बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है पूछा है। कहाँ शुरू होगा? समाज से शुरू होगा, परिवार से शुरू होगा, माँ से शुरू होगा, या फिर विद्यालय से शुरू होगा। तो बच्चों का जो समाजीकरण शुरू होता है वह
परिवार से शुरू होता है, क्योंकि माँ उस प्राथमिक शिक्षिका होती हैं। प्राथमिक शिक्षिका। परिवार सेकेंडरी में आ जाता है शिक्षक में। उसके बाद पास पड़ोस आते हैं, फिर विद्यालय आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाती है। प्रगति, सांस्कृतिकरण, समाजीकरण और उपसभी। प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाती है। जल्दबाजी में करेंगे तो आप गलत कर देंगे, ऊपर सभी मार देंगे और आपका गलत हो जाएगा। तो सामाजिक रूप से अनुकूल कौन बनाता है? समाजीकरण। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्र अच्छी तरीके से सीखते हैं। कब सीखते हैं? करके सीखते हैं, सुनकर सीखते हैं, पढ़कर सीखते हैं, लिख कर सीखते हैं। तो जब इन्वॉल्व रहेंगे यानी करके, लर्निंग बाय डूइंग, ये सबसे बेहतरीन माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ करेक्ट है, लर्निंग बाय डूइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाता है, भागीदारी बढ़ाता है, उपरोक्त। जिज्ञासा बढ़ाता है, ठीक बात दिया है। भागीदारी बढ़ाता है, यह भी ठीक बात दिया गया है। रुचि को प्रोत्साहित करता है, यह भी ठीक बात दिया गया। उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चों, आज प्रश्नों की संख्या यहीं पर समाप्त हुई। आज हमने 30 क्वेश्चन किए हैं। यह सेशन आपका कंटिन्यू मिलेगा। जो भी बच्चे सी टेट के हों, यूपी टेट के हों या फिर बी एस टेट के हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप अच्छे से प्रश्नों को समझिए। जो मैं इसकी बारीकियों को बताता हूँ ऑप्शन करते समय, उसको भी समझिए। यहाँ मैं चाहता तो इसको 15 मिनट में ही कर देता। आप पेपर में भी इसको 15 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे बड़े आराम से, कोई भी बच्चा होगा। बट मुझे समझाना भी रहता है, तो फिर 1 मिनट से थोड़ा टाइम ज़्यादा किसी किसी प्रश्न पे लग जाते हैं, नहीं तो 1 मिनट में मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।